हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कल हम जो बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको लेंथेनाइट्स को पृथक करने की विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आई थिंक मैंने आपको 3 तो करवा दी थी जो पुरानी विधियां हैं, जिसमें से पहली थी आपकी प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, दूसरी थी प्रभाजी अवक्षेपण विधि, तीसरी थी प्रभाजी ऊष्मीय विघटन विधि। अगली जो विधि है चौथी, जिसका नाम है संयोजकता परिवर्तन विधि। संयोजकता परिवर्तन विधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखना, एक चीज बताओ, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, समझना, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है +1 +2 +3 आयंस। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब संयोजकता परिवर्तन। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनकी क्षारकता परिवर्तित होती चली जाएगी। क्षारकता क्या होगी? चेंज होती चली जाएगी। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी, क्षारकता क्या होती चली जाएगी? परिवर्तित होती चली जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ साथ, मुझे कोई बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी, जलीय विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? जल में उसकी विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर जो लवण होंगे उनकी जलीय विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? बताओ, बढ़ेगी या घटेगी? कहाँ? अजय पाल, अजय सिंह, बताओ। जैसे जैसे, को याद करो, विलेयता मैंने करवाई है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जैसे सीरियम +1 में, सीरियम +2 में, सीरियम +3 में। सीरियम +1 का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। सीरियम +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। सीरियम +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, विलेयता बढ़ती जाती है। मैंने कैसे कहा था? विलेयता बढ़ने का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे मानो ये 57 से स्टार्ट होकर 72 में जा रहा है, 57 वाले की विलेयता सबसे कम होगी। याद करो, मैंने कहा था 72 यानी कि ल्यूटेशियम की विलेयता सबसे कम होगी, सॉरी सबसे ज्यादा होगी, कहा था ना मैंने। इधर देखो, सीरियम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, विलेयता बढ़ती चली जाती है। तो जरा मुझे बताना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? अब तो बता दो। हाँ, ये बढ़ेगी कौन है भाई? अरे मैं कह रही हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाती है। मैंने यही तो कहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? +1 +2, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, 2 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना और 3 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है ना, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है तो विलेयता भी क्या होती चली जाएगी?
नहीं आया क्या समझ में? अरे भाई, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो विलेयता भी बढ़ जाती है। मैंने कहा था आपसे, आपको ध्यान होगा कि अगर एक पात्र में 5 किलो चीनी घुल रही है और एक पात्र में पावर चीनी घुल रही है, तो 1 किलो चीनी का पानी मीठा ज्यादा होगा या पावर चीनी का पानी ज्यादा मीठा होगा? ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि जितनी चीनी है उतनी से ज्यादा चीनी घुल रही है, यानी कि कहने का मतलब चीनी के कणों की संख्या बढ़ रही है। वैसे ही सेम किसी भी तत्व की आप कैसे बता पाते हो तत्व की गुणधर्म, कि भाई इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं। ये कुछ ऐसा है, ये पावर चीनी है, ये आधा किलो चीनी है, ये अरे नहीं, हाँ उल्टा करो, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये पावर चीनी है, ये आधा किलो चीनी है, ये 1 किलो चीनी है। बताओ जरा मुझे। अरे भाई, यहां से तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, यहां से 2 निकल रहे हैं और यहां से 3 निकल रहे हैं, तो छोटा कौन होगा सबसे ज्यादा? सीरियम+3 होगा कि नहीं होगा? और सीरियम+3 छोटा होगा तो मैंने से बना पावर है, ये आधा किलो, ये 1 किलो। बताओ जरा, सबसे ज्यादा घुलनशीलता की मात्रा किसमें होगी? 1 किलो वाले में होगी कि नहीं होगी? यानी कि कहने का मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, विलेयता घटती जाती है। क्या होता जाता है? विलेयता घटती जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लेंथेनोन के जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं तत्व, और जो +4 रखते हैं, जरा मुझे बताओ, इसकी विलेयता कम होगी या इसकी? +3 वाले की कम होगी या +4 वाले की? इसको घुमा लूं? हाँ, +3 वाले की कम होगी या +4 वाले की? ऑब्वियस सी बात है, विलेयता किसकी कम होगी? +4 की। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि कम, हाँ फिर +3 कौन है ये? अजय क्या कह रहे हो? अजय बार बार वही गलती क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, तो +4 वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से +4 की विलेयता कम होगी। यानी कि देखना, ध्यान से समझना, पहले अवक्षेप के रूप में मुझे कौन सा मिल जाएगा? +3 वाला मिलेगा या +4 वाला मिलेगा? जल्दी बताओ, अवक्षेप के रूप में मुझे कौन सा मिलेगा? +3 या +4 वाला? सबसे पहले मुझे प्रेसिपिटेशन किसका मिल जाएगा? +4 का कि +3 का? +4 का। तो पहले मुझे प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा +4 का, क्योंकि इसकी विलेयता कम है। यानी कि कहने का मतलब कुछ, ये तो रेत जैसा है और ये चीनी जैसा है, तो रेत तो मुझे आराम से मिलेगी ना। तो क्या करें हम, लेंथेनोन के जो +3 कंपाउंड होते हैं उन्हें +4 में परिवर्तित कर दें, और लेंथेनोन +3 को +4 में परिवर्तित करके इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना में बता दो, किया जा सकता है ना। यानी कि हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया, +3 से +4 में गए, और क्या किया हमने, +3 से, क्या कहा आपने? सही, +3 बोल रहे थे आप। मैंने कुछ क्वेश्चन अलग पूछा था, क्वेश्चन मुझे याद नहीं। देखना, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी विलेयता कम होती चली जाएगी। विलेयता कम होने की वजह से क्या होता है, लेंथेनोन +3 की विलेयता लेंथेनोन +4 की तुलना में ज्यादा होती है। +4 वाले जो हैं वो आसानी से अवक्षेपित होके हमें पहले ही मिल जाएंगे, तो हम +3 वाले आयनों को +4 में परिवर्तित करके उनके अवक्षेप प्राप्त कर सकते हैं, और अवक्षेप प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से +4 वाले कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। समझे या नहीं? कौन कौन सी विधियां? प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, प्रभाजी अवक्षेपण विधि, प्रभाजी ऊष्मीय विघटन विधि, और लास्ट की संयोजकता परिवर्तन विधि।
ये तो विधियां थी पुरानी विधियां। कौन सी विधियां? ये तो विधियां थी ठीक है। अब बात करेंगे हम आधुनिक विधियों की। एक आनी है इनमें से, कंफर्म है? आधुनिक विधियां, ये बंद हो गई। आधुनिक विधियों की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली विधि है आयन विनिमय रेजिन विधि। और आप पेपर उठा के देख लेना, ये बहुत बार पूछी गई है। आयन विनिमय रेजिन विधि, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले बात तो ध्यान रखो, लैंथेनोन्स को पृथक करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि, यानी कि महत्वपूर्ण नाम आया है तो ये पेपर के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि लैंथेनोन को पृथक करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि और बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है। बहुत ही, क्यों इनकी थ्योरी नोट्स नहीं है आप लोगों के पास? हाँ, चलो मैं ये लिखवा दूंगी, कॉपी पेन हाथ में रख लेना, ठीक है। ये लिखवा दूंगी मैं, आधुनिक विधियां लिखवा देती हूं मैं ना। कितनी हैं ये देख लेती हूं, 2 ही विधियां हैं बस, और दोनों में से एक आनी आनी है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैं नोट्स में नहीं है ये टॉपिक, अच्छा चलो ये वाली मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। देखो, पहले समझ लें फिर लिख लेना। लैंथेनोन्स को पृथक करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि और तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ध्यान से समझना। इस विधि में आप लोग एक स्तंभ, इस विधि में लिया जाता है एक स्तंभ का डब्बा, इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक आयन विनिमय रेजिन भर देते हैं। इसमें क्या भर देते हैं? आयन विनिमय रेजिन भर देते हैं। जिन लैंथेनोन्स को, यानी कि लैंथेनाइड के मिश्रण को, ध्यान समझते चलना, बहुत सरल विधि है। लैंथेनाइड के मिश्रण को इस स्तंभ में डाला जाता है। पृथक करोगे ना, लैंथेनाइड के मिश्रण को इसमें डाला जाता है। लैंथेनाइड्स की देखो, इसमें क्या लेते हैं, इस रेजिन के अंदर क्या होता है, एक तो आपका SO3H सल्फोनेट, SO3H और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे क्या होते हैं, अम्लीय समूह लेते हैं हम। देखो आपको पता है क्षारकता के बारे में आप अच्छे से जानते हो। देखो इसमें आपने आयन विनिमय रेजिन भर दिया है। इस रेजिन में कौन कौन से अम्लीय समूह होते हैं? सल्फोनेट और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे समूह, अम्लीय समूह होते हैं। जैसे ही आप इसमें लैंथेनाइड डालोगे, ध्यान रखना लैंथेनाइड बहुत सारे होंगे ना, लैंथेनाइड जैसे ही डालोगे तो लैंथेनाइड क्या करते हैं, इस रेजिन में अम्लीय समूह होने की वजह से इस रेजिन से कर लेते हैं क्रिया। क्या कर लेते हैं? इस रेजिन से कर लेते हैं क्रिया और इसके हाइड्रोजन को कर देते हैं विस्थापित। देखो एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शन से देखो, बहुत सिंपल है, देखना आपको एक बार में याद हो जानी है। ये लैंथेनाइड्स पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। आपका कोई रेजिन है जिसमें, रेजिन का मतलब यही है कि जिसमें ये सल्फोनेट अम्लीय समूह होंगे 2-3 तरीके के, इनको कहते हैं रेजिन, ठीक है। रेजिन में इस तरीके से, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्रिया करके देखो, ये रेजिन है जिसमें H+ समूह होंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रेजिन इस लैंथेनोन के साथ क्रिया करेगा। समझ गए कि नहीं समझे? रिएक्शन देख लो, H+ आयन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल गए। निकले कि नहीं निकले? इन H+ आयनों को धो लेते हैं इन्हें,
धोकर इन्हें क्या करते हैं, और क्या करते हैं, देखो, हाँ, इन्हें धोकर पृथक कर लिया जाता है और सिट्रेट, क्या करते हैं, सिट्रेट और सिट्रिक एसिड या अमोनियम नाइट्रेट, NH4, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसा कुछ, ऐसे लिख दो भले ही, सिट्रिक अम्ल और अमोनियम एसिड, अमोनियम नाइट्रेट का बफर विलियन बना लेते हैं। बफर विलियन का मतलब जानते हो? बफर विलियन का मतलब जैसे दूध देखा है, फटा हुआ दूध देखा है, थोड़ा फटा फटा सा, वो दूध का बफर विलियन होता है, यानी कि दूध में से थोड़ा घी बाहर निकल जाना, फट जाता है, उसे कहते हैं बफर विलियन। ऐसे अमोनियम नाइट्रेट और सिट्रिक एसिड का क्या बना लेते हैं, बफर विलियन बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये लैंथेनोन जो बने हुए होते हैं रेजिन के साथ, जो लवण बनाया हुआ होता है, लवण बनाया हुआ होता है, इनकी क्रिया आपने किससे करा दी, सिट्रिक एसिड से करा दी। किससे क्रिया करा दी, सिट्रिक एसिड से क्रिया करा दी। और फिर क्या हुआ, देखो, सिट्रिक एसिड से इनकी क्रिया कराई तो लैंथेनोन रेजिन से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और लैंथेनोन सिट्रेट के साथ क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लैंथेनोन सिट्रेट के साथ क्रिया कर लेते हैं, और सिट्रेट के साथ करने के लिए, ठीक है ना, इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है, लेकिन तीव्र गति से इसे करवाते हैं हम, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, और यहाँ पे कोई सा भी लैंथेनोन लेते जाओ और इसे सिट्रिक एसिड के साथ इनका क्या बनाते चले जाओ, लवण बनाते चले जाओ, और आपको लैंथेनोन क्या मिल जाएंगे, पृथक पृथक मिल जाएंगे। अब देखो किया क्या है, इसको शॉर्ट एक डायग्राम से समझेंगे। देखो, एक स्तंभ ले लो, या इसको एक डायग्राम बना के समझा देती हूं मैं। देखो, सबसे पहले एक ले लेते हैं स्तंभ, ठीक है। इस स्तंभ में आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है, ठीक है, जो आयनों का आदान प्रदान कर सकता हुआ। इस रेजिन के अंदर जो हैं वो होते हैं आपके सल्फोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे अम्लीय समूह। जैसे ये स्तंभ में लैंथेनोन को डालोगे तो ये लैंथेनोन इस रेजिन के साथ क्रिया करके, +3 कर देना, लैंथेनोन रेजिन के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित कर देते हैं। इन हाइड्रोजन आयन को धो लिया जाता है, क्या कर लेते हैं, धो लिया जाता है, और ये जो लैंथेनोन का, इसके बाद क्या करोगे, ये जो इसका रेजिन है, ये इसमें से क्या डालोगे, इसमें डाल दोगे आप सिट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट। जैसे ही इसमें अमोनियम नाइट्रेट आप डालोगे तो ये किससे क्रिया कर लेंगे, लैंथेनोन सिट्रेट के साथ क्रिया कर लेते हैं, और यहां से आपके वापस से 3H+ निकल जाता है। ये विधि है इसकी, इसे कहते हैं आयन विनिमय रेजिन विधि। बड़ी सिंपल है, तो इसमें लिखना, अगर आप लिखने की कह रहे हो तो नहीं है नोट्स में, तो आयन विनिमय रेजिन विधि लिखना। लैंथेनोन्स के लिखते चलना, फटाफट लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, नहीं लिखवाऊं? अगर लिख रहे हो तो ठीक है, और नहीं लिख रहे हो तो वो बता दो। लिख रहे हो? लिख रहा हूं, लिखिएगा। लैंथेनोन के
पृथक्करण व शुद्धिकरण की, पृथक्करण व शुद्धिकरण की, आप कुछ कर तो नहीं रहे हो उस पर, सबसे महत्वपूर्ण विधि और तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है, महत्वपूर्ण विधि और तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है, इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है जिसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है। संश्लेषित मतलब हाथ से नहीं बनाना है, बना बनाया रखा रहेगा। संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है। इस रेजिन में COOH संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है। इस रेजिन में COOH व SO3H, COOH या कर देना, ये H यहीं से आए हैं जो रेजिन के साथ क्रिया करते हैं। SO3H या COOH जैसा कोई अम्लीय समूह लेते हैं, अम्लीय समूह लेते हैं। जब लैंथेनाइन आयनों को, जब लैंथेनोन कर देना, जब लैंथेनोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब लैंथेनोन आयनों को इस रेजिन में से प्रवाहित किया जाता है, इस रेजिन में से प्रवाहित किया जाता है तो लैंथेनोन आयन, तो लैंथेनोन आयन अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयनों को, अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके, हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं, रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं। ये अभिक्रिया लिख देना, देखो ये लिख देना, लैंथेनोन +3, लैंथेनोन +3 प्लस 3H रेजिन, 3H रेजिन, एरो लगा दीजिएगा। फिर ये लिख दो, लैंथेनोन रेजिन पर होल थ्राइस +3H+,
ये नहीं लिखना है, ये हटा दो। ये मैंने ये इसलिए कि डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो ये वाला, वैसे आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा बिना डायग्राम बनाए। एरो लगा के लेंथेनोन रेजिन थ्राइस प्लस 3H प्लस लिख दिया यहां तक। स्तंभ से हाइड्रोजन आयनों को, अब इसको हो जाने तो फिर करवा दें, अभी तो टाइम ही नहीं आया, टाइम आया नहीं, अभी आ जाने तो अभी एक इसको लिखवा दूंगी। स्तंभ से हाइड्रोजन आयनों को जल द्वारा धोकर पृथक कर लिया जाता है। आयनों को जल द्वारा धोकर पृथक कर लिया जाता है। अब इस स्तंभ में सिट्रिक अम्ल व अमोनियम साइट्रेट, नाइट्रेट नहीं अमोनियम साइट्रेट, नाइट्रेट गलत लिखवा दिया, अमोनियम साइट्रेट का बफर विलयन मिलाते हैं। अमोनियम साइट्रेट का बफर विलयन मिलाते हैं। इससे मत बनाओ, उसको लिखवा तो दिया, छोड़ो। इससे लैंथेनोन आयन रेजिन से मुक्त होकर साइट्रेट लवण बना लेते हैं। साइट्रेट लवण बना लेते हैं। साइट्रेट लवण बना लेते हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तथा भिन्न भिन्न लैंथेनोन्स के लिए भिन्न भिन्न गति से संपन्न होती है। भिन्न भिन्न गति से संपन्न होती है। बना लो, ये रिएक्शन लिख लीजिए। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत भी होगा, क्योंकि एक और रहेगी है विलायक निष्कर्षण विधि, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है सीधी सी, उन्हें और लिखेंगे हम, और फिर ये चैप्टर खत्म। ये बना लो, ये रिएक्शन लिख लो, सॉरी। हो गया, ठीक है, अब रिजॉइन करो। लिख ली?